अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, और कुछ बातें तो उस चैप्टर में हमने कर दी। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है रिगार्डिंग बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, रिगार्डिंग मतलब 11th पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक बहुत ही अहम है। तो टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। इट इज़ द हाइड्रेट्स। तो पहले हाइड्रेट्स को हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत आसान से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली जो हाइड्रेट्स होते हैं, दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स। दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी आप समझ गए होंगे, मतलब जिसमें दो मतलब चीज़ें होंगी। तो इसमें एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा कोई अदर एलिमेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। तो इतना आपको जहन में रखना है कि ये हाइड्रोजन जो होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें लाजिम मलजूम एक एलिमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, और बाकी और कोई एलिमेंट इसके साथ जुड़ा होगा। तो दीज बाइनरी कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रेट्स, विच हाइड्रोजन मेक्स विद या फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए, उसके बाद बहुत अहम बात आपको सुननी है कि हाइड्रेट्स हमारे सामने इतने मशहूर क्यों हैं। आप जानते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव भी एक्ट करता है एंड H नेगेटिव भी एक्ट करता है। तो कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो इस ज़िम्न में यही बात सामने आती है कि इन दिस वे, बाय लूजिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इवन बाय शेयरिंग, लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है, इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। तो ये इस सवाल का जवाब है कि हाइड्रोजन क्यों बनाता है बहुत सारे हाइड्रेट्स, क्यों बनाता है। सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि ये गेन भी करता है, ये लूज भी करता है, और ये शेयर भी करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। तो उसके बाद जो हम टॉपिक को आगे ले जाएंगे वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रेट्स के। हाइड्रेट्स की कितनी किस्में हैं? तो हाइड्रेट्स की बहुत सारी किस्में हैं। तो ये गिब्स ने इसकी क्लासिफिकेशन दी है। तो गिब्स ने इसको क्लासिफाई किया है कि हाइड्रेट जो है ये बहुत सारे किस्म के हैं। और ये भी आप याद रखिए कि हाइड्रेट का नेचर वो डिपेंड करता है। हाइड्रेट का नेचर वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किस एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में है, यानी हाइड्रोजन के साथ कौन सा एलिमेंट है। तो बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन विद विच एलिमेंट। तो एलिमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि इस एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो उस बॉन्डिंग के हिसाब से बनेगा नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि द नेचर ऑफ हाइड्राइड डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट विच इज लिंक्ड टू हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। तो जो पहली किस्म बनेगी मतलब हाइड्राइड्स की, उनको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है। और इनका एक और नाम आता है सैलाइन हाइड्रेट्स। ये भी आप ध्यान में रखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैलाइन हाइड्रेट्स। तो आयनिक हाइड्रेट्स आर सैलाइन हाइड्रेट्स। देखिए, ये हाइड्रेट कैसे बनते हैं, तो याद रख लीजिए, दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मोस्टली जो हमारे पास अल्कलाइन मेटल्स हैं और हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो वो जब मिलते हैं हाइड्रोजन के साथ तो उस वक्त जन्म लेते हैं आयनिक हाइड्रेट्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट मैं करूँगा कि जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये जो तीन महाशय हैं ये यूजुअली आयनिक हाइड्रेट्स नहीं बनाते। वाई? क्योंकि जो इनके जो कैटाइन है Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, तो इन चूँकि ये आयन्स काफ़ी छोटे हैं, इतना तो आपने सुना होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा है,
इवन एस ब्लॉक भी अभी आप पढ़ेंगे, तो इनके आयन्स काफ़ी छोटे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे आयन्स जो है ये H नेगेटिव के साथ मिलते हैं, H नेगेटिव के साथ हाइड्राइड बनाने के लिए, और ये उसको पोलराइज करते हैं, इस H नेगेटिव को पोलराइज करते हैं। तो वो फेजन रूल अगर आप थोड़ा आपको जहन में होगा तो बॉन्डिंग में शकील सर ने आपको पढ़ाया होगा, फेजन रूल, जब कैटाइन छोटा होगा और एनाइन बड़ा होगा, जब कैटाइन छोटा होगा और एनाइन बड़ा होगा, तो छोटा कैटाइन बड़े एनाइन को पोलराइज करता है और बॉन्ड बनता है उनके बीच में कोवेलेंट, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड, इसलिए ये इनका शुमार आयनिक हाइड्रेट्स में नहीं होगा। तो ये भी आप याद रखें कि इन केस ऑफ आयनिक हाइड्रेट्स, एसेलर हाइड्रेट्स, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, तो यूजुअली उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो H नेगेटिव बनता है, और जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो मैं उनको ऐसे दिखाऊंगा M, तो वो पॉजिटिव बनते हैं, फिर ये M पॉजिटिव और ये X नेगेटिव आपस में मिलते हैं, और बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीच में आएगा आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से जो बाकी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो रिएक्शन करते हैं विद द हाइड्रोजन, दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दे form the cation, hydrogen gains electron, forms the anion, and the two are joined by the ionic bond। लेकिन इन केस ऑफ लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, चूंकि वो कैटाइन छोटे हैं, वो पोलराइज करते हैं H नेगेटिव को, और एज पर द फेजन्स रूल वहाँ पर बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। तो अब कैसे, मतलब वो एग्जाम्पल अगर सर हमें समझा दे कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर बनाएगा, तो अगर ट्वाइस Na होगा, अगर सोडियम को आप लेंगे और उसको आप H2 डालेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो आपको मिलेगा ट्वाइस NaH, सोडियम हाइड्राइड आपको मिलेगा तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगी। इसी तरह से अगर ट्वाइस पोटेशियम को आप लेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा ट्वाइस KH, पोटेशियम हाइड्राइड। तो इसी तरह से अगर आप लेंगे सपोज कैल्शियम को लेंगे, तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्राइड। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और वो फॉर्म करते हैं हाइड्राइड्स। या तो वो हाइड्राइड बनेगा MH वाला और यहाँ पर H आएगा, आई एम सॉरी, तो या वो हाइड्राइड बनेगा MH2 वाला, तो या बनेगा MH वाला या बनेगा वो MH2 वाला। इस तरह से दो किस्म के हाइड्राइड आपके सामने आएंगे। अब आगे चल के हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अहम होती हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इनकी बनेगी, किनकी, आयनिक हाइड्राइड्स की, ये होते हैं वाइट, ये वाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन उस सॉलिड को बोलते हैं जिसके अंदर ऑर्डर होगा। ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये होते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। और क्यों ना हो, क्योंकि आयनिक है, और पोलर सॉल्वेंट्स में हम जानते हैं कि आयनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो चूंकि बॉन्ड इनके अंदर में आयनिक है तो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इनका होगा। तो और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मगर उसके लिए शर्त है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मगर किस में, नॉट इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टन स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ वो ज़रा आप देखिए। सपोज मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, सपोज मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, तो एज ए सॉलिड ये बिजली कंडक्टर नहीं करेगा, हालांकि इसके अंदर है Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, वो तो सॉलिड स्टेट में ही इसके अंदर आयन्स है, मगर वो आयन्स बंद है जो बिजली को नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर इसमें को मैं हीट करूँगा, इसको मैं हीट करूँगा, तो हीट से ये मेल्ट हो जाएगा और ये Na पॉजिटिव खुल जाएगा, Na पॉजिटिव खुल जाएगा और H नेगेटिव खुल जाएगा, फिर ये करेगा कंडक्टर, इसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। तो किसी चीज़ को अगर आप हीट से मेल्ट करेंगी तो उस वक्त उसके आयन्स खुल जाते हैं। तो याद रखो, ख़ास बात, जब आयन्स खुल गए तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में चूँकि आयन्स बंद हैं वहाँ बिजली नहीं चलेगी, even if the ions are present there, in spite of the presence of ions, there is no conduction of electricity because ions are bound. In a molten state, the ions are free, they move here and there, therefore conduction of electricity takes place. तो ये भी आपको याद रखना है कि जिस मेटल से बनते हैं उससे डेंसर होते हैं, they are denser, किससे डेंसर, देन पेरेंट मेटल। यानी अगर ये बनेगी सोडियम से तो सोडियम हाइड्राइड डेंसर होगा किससे, सोडियम से, पेरेंट मेटल, तो पेरेंट मेटल से ये डेंसर होते हैं, ठीक है।
और ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम जाएंगे अल्कली मेटल्स में नीचे तो हमारे पास होगा लिथियम हाइड्राइड, हमारे पास होगा सोडियम हाइड्राइड, हमारे पास होगा पोटेशियम हाइड्राइड, हमारे पास होगा रुबिडियम हाइड्राइड, हमारे पास होगा सीजियम हाइड्राइड। तो याद रखिए थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे इनकी तो आर्डर ये बनेगा, तो ये बनेगा थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर। तो एज वी मूव डाउन ग्रुप तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी। और क्यों ना हो, आप ज़रा देखिए क्यों, क्योंकि अगर हम Li पॉजिटिव में और H नेगेटिव का बॉन्ड देखेंगे और हम चेक करेंगे सीजियम पॉजिटिव का बॉन्ड H नेगेटिव के बॉन्ड के साथ, वो भी आप ज़रा देखिए, क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है, आपने पढ़ा है ये बॉन्ड छोटा है। और आपने कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ा है, तो लैटिस एनर्जी में आपने देखा होगा कि जब डिस्टेंस कम होती है बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन तो वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर है मोर लैटिस एनर्जी। और जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी आप जानते हैं कि वो चीज़ थर्मली बहुत स्टेबल होती है। इसलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड, ये फिर एज ब्लॉक में शक्ल से बात करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा इशारा दूंगा। एज वी मूव फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड द थर्मल स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड द आयन, क्योंकि वो डिस्टेंस कम होगी इसीलिए लैटिस एनर्जी वहाँ से ज़्यादा होती है और उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये सैलाइन हाइड्राइड्स होते हैं, चाहे लिथियम हाइड्राइड कोई भी होगा सैलाइन हाइड्राइड, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये भी आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों ना हो, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे, हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे और हाइड्रोजन को लूज़ करने के बाद किसी को ये देंगे, तो जब भी किसी को देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी आपको मतलब देखना है कि सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो तो सीजियम हाइड्राइड का होगा और वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम हाइड्राइड। तो ज़्यादा किसका होगा? सीजियम हाइड्राइड का, क्योंकि सीजियम हाइड्राइड का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है, वो जल्दी से अपना H पॉजिटिव देगा और किसी चीज़ को रिड्यूस करेगा। तो लिथियम हाइड्राइड जल्दी अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका तो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो इसीलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो रिड्यूसिंग पावर गोज ऑन इंक्रीजिंग, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बट द रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी और आराम से वो हाइड्रोजन फिर किसी और मतलब कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, किसी और चीज़ को रिड्यूस कर सकता है। इस तरह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रिड्यूसिंग पावर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि ये जो हाइड्रेट्स होते हैं ये वाटर के साथ वायलेंटली करते हैं रिएक्ट, वायलेंटली करते हैं रिएक्ट। तो अगर मैं सीजियम हाइड्राइड को उठाऊंगा, सीजियम हाइड्राइड को उठाऊंगा और इसको वाटर के साथ डालूंगा तो वायलेंट रिएक्शन होगी। आप ज़रा देखिए कैसे होगी वायलेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आपको मिलेगा प्लस ट्वाइस H2। तो बिल्कुल आप देखेंगे एक वायलेंट रिएक्शन है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम हाइड्रेट को लूँगा और उसको वाटर डालूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं ट्वाइस वाटर, तो यहाँ पर आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस H2। तो वायलेंट रिएक्शन है किसके साथ? वाटर के साथ। मगर देखा गया है कि जितनी वायलेंट रिएक्शन करते हैं मतलब अल्कली मेटल्स, उतनी वायलेंट नहीं करते हैं कौन? मतलब जो मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और वो क्यों ना हो, तो सिंपल सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा अल्कली मेटल्स में है, इसलिए वाटर के साथ उनकी जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज़ टू वायलेंट, टू वायलेंट, टू वायलेंट। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास हाइड्राइड है अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले जो वाटर के साथ करते हैं वायलेंट रिएक्शन। और भी आपको याद रखना है कि बहुत सारे हाइड्राइड जो इनमें हैं, बहुत सारे हाइड्राइड्स वो रिएक्ट करते हैं N2 के साथ। तो N2 के साथ जब रिएक्शन करता है मतलब N2 के साथ रिएक्शन करता है लिथियम हाइड्राइड, हालांकि वो इसमें नहीं आता, वो बेसिकली कोवेलेंट है, लेकिन करता है रिएक्शन इसके साथ। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड करता है किसके साथ रिएक्शन? N2 के साथ। तो ये भी आप याद रखिए, जब ये इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा लिथियम नाइट्राइड, आपको मिलेगा लिथियम नाइट्राइड, ऐसे लिथियम नाइट्राइड। तो इसके साथ आपको मिलेगा लिथियम नाइट्राइड Li3n लिथियम नाइट्राइड, और कैल्शियम के साथ भी आपको मिलेगा कैल्शियम नाइट्राइड C3N2, इसके साथ आपको मिलेगा कैल्शियम नाइट्राइड। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि दीज आल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन, मोस्टली इसमें लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, तो आपको मिलता है लिथियम नाइट्राइड और आपको मिलता है
कैल्शियम नाइट्राइड। तो और भी नाइट्राइड्स बनते हैं, तो ये भी आपको जहन में रखना है कि दीज आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स। और ये भी आप देखिए जो इनका स्ट्रक्चर है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है नॉन डायरेक्शनल, पढ़ा है आपने, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। इसलिए जो ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, नो डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती, दे हैव नो डेफिनेट इन ज्योमेट्री जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो ये आपको जहन में रखना है कि दीज आर सम वेरियस थिंग्स जो आपको पढ़ने हैं किसमें, इन केस ऑफ द आयनिक हाइड्राइड्स। तो इसके साथ हम रुख करेंगे दूसरे टॉपिक का, जिसको हम बोलते हैं दूसरे टाइप ऑफ हाइड्राइड, दे आर कॉल्ड द कोवेलेंट हाइड्राइड्स। देखिए बिल्कुल आपके बिल्कुल स्क्रीन पर है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो पहले में आपने देखा कि वो हाइड्राइड जो हाइड्रोजन बनाता है विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कौन कौन, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के हैं, ग्रुप 15 के हैं, ग्रुप 16 के हैं, ग्रुप 17 के हैं, अगर इनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, दीज आर मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 बोरान फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन्स। अगर इनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो नॉर्मली एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड दीज एलिमेंट्स, और जो हाइड्राइड हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसमें एक बहुत ही मतलब अच्छी बात भी आप सुनेंगे कि जो कार्बन के हाइड्राइड हैं विद हाइड्रोजन, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बनस। तो जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर बोरान होगा जो इसके हाइड्राइड है विद हाइड्रोजन को बोलते हैं बोरीन्स, वो भी आपको पढ़ने हैं इसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपका सिलेबस है पी ब्लॉक उसमें पढ़ने हैं। और अगर सिलिकॉन होगा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, उन हाइड्राइड्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड है साइलेन्स। तो इन पर भी आपको बात करनी है। तो अब सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँगा, दोज हाइड्राइड्स विच आर फॉर्मड बाय हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, यानी मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिविंग द नोबल गैसेस असाइड, तो उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन भी अगर आप देखेंगे कैसे बनता है जो हाइड्राइड हैं, कैसे बनते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, तो उसके लिए मैं लूँगा एग्जांपल, डायरेक्ट कम्बिनेशन से भी आप इनको बना सकते हैं। हाइड्रोजन को डायरेक्टली कंबाइन करवाना होगा विद द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कौन के हैं इसमें, तो आप देखेंगे अगर H2 और अगर F2 मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा HF। ये डायरेक्टनेस में रिएक्शन होती है, इससे पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। तो यहाँ बन गया हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन। इसी तरह से अगर H2 मिलेगा Cl2 के साथ तो आपको मिलेगा हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो मतलब आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको लाइट में, थोड़ा डिफ्यूज लाइट में आप ये करेंगे। इसी तरह से अगर N2 मिलेगा हाइड्रोजन के साथ तो आपको मिलेगा हाइड्राइड ऑफ N2, उसको बोलते हैं NH3। तो ये होती है हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पर। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेगी जिसमें मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मतलब एलिमेंट आएगा पी ब्लॉक से, चाहे नाइट्रोजन आएगा, चाहे फ्लोरीन आएगा, चाहे क्लोरीन आएगा, तो आराम से वो मिलते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तो वहाँ पर बनता है आपका मतलब हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। अब एक खास बात है, जो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स इनकी 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। गौर से मेरी बात सुना, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट। जो पहला किस्म इनका है, बहुत मैं तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो उन हाइड्राइड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। गौर से मेरी बात सुनना, उन हाइड्राइड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगी, जो इलेक्ट्रॉन लैक करेगा, लैक्स इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए लैक्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फॉर लिव्स स्ट्रक्चर, यानी कि लिव स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है किसी भी हाइड्राइड का, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पेंडिंग होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पेंडिंग जितने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नॉर्मल, या ऐसे में लिखूंगा लेस इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल
बॉन्डिंग, यानी नॉर्मल बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल इसकी आएगी आपको BH3, आप देख सकते हैं BH3। तो बोरान के पास आप जानते हैं, बोरान के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, 2 तो हो गए, मतलब वो तो हो गए मतलब इनर, लेकिन बाहर आएंगे 3, 1 2 एंड 3, ये हैं 3। फिर आएगा इसका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, एक यहाँ से आएगा, एक ही है। अब यहाँ से आएगा, एक ही है। तो यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया। तो आप तो देखते हैं कि हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल एज पर लिविस फार्मूला, उसको तो 2 मिल गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के साथ, लेकिन बोरान में आ गई 2, 4 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑनली। इसको बोलते हैं सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलिए अब कितने पेंडिंग है फ्रॉम द नॉर्मल लिविस डॉट स्ट्रक्चर? 8, क्योंकि ऑक्टेट रूल में तो 8 चाहिए, इसलिए जो BH3 है, ये जो कंपाउंड है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। तो सच हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, लैक होता है, कम होता है देन एक्सपेक्टेड फॉर या रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग। और चूंकि ये जो बीच वाला एटम है, जो सेंट्रल एटम है, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए याद रख लीजिए कि ये एक्ट करता है लिविस एसिड। आगे हम पढ़ेंगे जिस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है और उसको इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कमी होगी, तो वो एक्ट करता है लिविस एसिड, बिकॉज इट विल ट्राई टू हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रिसीव करेगा लोन पेयर, क्योंकि अनस्टेबल, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल अनस्टेबल है, इसको चाहिए। और अपना ऑक्टेट मतलब कंप्लीट करने के लिए इट विल ट्राई टू ग्रैब द इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक्ट करता है एज द लिविस एसिड। आगे हम पढ़ेंगे लिविस एसिड बेस कंसेप्ट, वहाँ पर यही है, जो पेयर देगा वो लिविस बेस है, जो पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लिविस एसिड है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इसका जो दूसरा मतलब पार्ट बनेगा वो आसान बनेगा, वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो ये तो नाम ही बोलता है कि इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, या इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग, यानी नॉर्मल बॉन्डिंग करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। तो सिंपल वर्ड्स में इसकी एग्जांपल हम लेंगे पहले मीथेन। तो मीथेन में आप देख सकते हैं कार्बन, तो आप जानते हैं यहाँ तो कार्बन के पास 4 होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन आ गए, तो वो भी एक एक लेकर आ गए, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी है, हाइड्रोजन यहाँ से भी है, हाइड्रोजन यहाँ से भी है, तो ईजीली आपका बनेगा 4 ऐसे। तो इस तरह से कार्बन के भी 8 आ गए, तो कोई इसमें इशू है नहीं। तो बहुत सारे इसमें आएंगे आपको, इवन SiH4 में आप करेंगे, इवन जर्मेनियम हाइड्राइड में आप करेंगे, तो कोई इशू नहीं है। इसको बोलते हैं साइलेन, इसको बोलते हैं जर्मैन, इसको बोलते हैं मीथेन। तो ये जो हाइड्राइड हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर मतलब बराबर जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, दे आर एज इक्वल एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ना कम है ना ज़्यादा है। तो उसका लास्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो इसमें आपको खुद समझ आएगा कि ये वो हाइड्राइड हैं जिनमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा है देन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग, यानी कि लिविस स्ट्रक्चर के लिए जितने चाहिए उससे ज़्यादा है देन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉन्डिंग। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो एग्जांपल इसकी पहले आएगी, आप देखेंगे इट इज़ वाटर। तो वाटर में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आ गया 2 और 6 में, तो वहाँ 2 हैं पहले फिर 6 हैं, तो 6 में ऐसे करेंगे आप, तो 2 तो यहाँ रखेंगे, 2 तो यहाँ रखेंगे, फिर एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, वो एक लेकर आएगा, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, वो एक लेकर आएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया बॉन्डिंग। इसी तरह से यहाँ जो 2 बच गए, मतलब जो ये 2 बच गए, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स, यानी इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दे आर एक्स्ट्रा देन मतलब नॉर्मल बॉन्डिंग। तो जो ये लोन पेयर्स हैं तो बिल्कुल ये एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल किसी को दे सकता है, मतलब उसको दे सकता है एज कर्ज, ये लो मेरे पास ये
मतलब एक्स्ट्रा है तो उसको दे सकता है, दे आर कॉल्ड एज द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह अमोनिया में भी आप देख सकते हैं, अमोनिया में आप देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का होता है 2 और 5, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी आ गया, स्टेबल हो गया। तो नाइट्रोजन तो वैसे ही स्टेबलाइज हो गया क्योंकि 2, 4, 6 और ये 8, और ये देखिए आप, ये पेयर जो यहाँ पर है, ये देखिए आप आराम से ये पेयर जो है ये किसी और को दे सकता है, और आराम से मतलब ये पेयर इसकी एक्स्ट्रा है, और नॉर्मल बॉन्डिंग से इसको तो 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो ये पेयर एक्स्ट्रा उसके पास रहेगी, किसी को दे सकता है। तो ये याद रखिए, ये लोन पेयर जो है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ये LON ही लोन है, लेकिन ये इट इज़ अमेरिकन इंग्लिश, और ये वही लोन है, इसका मतलब वही है, किसी को कर्ज देना, लेकिन स्पेलिंग है LON। तो ये लोन नहीं है मतलब अकेला वकेला कोई, नो, ये लोन ही है, ये कर्ज ही है, किसी को हम दे सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग है LON, लोन। ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, वहाँ पर LON फिर होता। तो इस तरह से हम किसी को ये दे सकते हैं। तो ये बन गए इलेक्ट्रॉन मतलब रिच, मतलब जो है हाइड्रेट्स। तो इसी तरह से 3 किस्में आ गई। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जो आयनिक हाइड्रेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, सर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली नंबर 1 प्रॉपर्टी तो वो आएगी, ये मोस्टली होती हैं गैसेस, जनरली गैसेस। अगर गैसेस नहीं होंगे तो फिर या होंगे वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स ये होंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि वोलेटाइल है तो लो बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हैं। और ये भी आपको याद रखना है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स इवन इन, ये भी याद रखिए, इवन इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि आयन्स का यहाँ कोई मसला है नहीं, इवन इन लिक्विड स्टेट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी आपको यह रखना है कि दे आर नॉट क्वाइट स्टेबल, दे आर नॉट क्वाइट स्टेबल, क्वाइट स्टेबल, हाँ, ये क्वाइट स्टेबल नहीं है, बल्कि डिकम्पोज होते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं जल्दी हीट से। और ये भी आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बोला कि मतलब मतलब जो ये मतलब दे आर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जो इसमें हाइड्रेट है ना, जो इसमें BH3 जो मैंने बोला आपको, ये भी आप याद कर ले, या इसमें AlH3, तो चूँकि अब उनमें वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, फिर वो इसको मतलब पूरा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो पॉलीमरिक अंदाज में आते हैं, और कभी कभी दो फिर ये दो BH3 मॉलिक्यूल्स आपस में जमा होते हैं, फिर बनता है B2H6 डाइबोरिन। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ये पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब डाइबोरिन का टॉपिक आएगा उसमें इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से मतलब आप ये समझ गए कि जनरली दे आर gases, volatile liquids, low boiling point, poor conductors in liquid state, quite stable they are and decompose ये होते हैं मतलब ऑन हीटिंग। और ये भी आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इसमें थे BH3 AlH3, वो कभी कभी फिर डाइमराइजेशन करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी उनकी पूरी हो जाए। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसी में मतलब डाइबोरिन में, लेकिन यहाँ पर ये 2 बातें हो गई। उसके बाद फिर तीसरा इसका बनेगा जो आएगा, तो वो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स आएंगे, तो उन पर ज़रा हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए माय डियर, ये जो आपके सामने इस वक्त हैं, जो तो थर्ड टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हो गए सैलाइन हाइड्रेट्स आयोनिक, दूसरे आ गए कोवेलेंट, अब तीसरे आ गए दे आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मेटालिक हाइड्रेट्स। तो उन पर आप थोड़ा सुने गौर से मेरी बात। मोस्टली फॉर्मड इनको कौन फॉर्म करता है? मोस्टली फॉर्मड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो आप जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड रेयर अर्थस। आप जानते हैं कि रेयर अर्थस जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, उनको हम बोलते हैं रेयर अर्थस। तो उनको मतलब आप ले ले, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप ले ले, वो मोस्टली बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स और मतलब आर मेटालिक हाइड्रेट्स। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि ये जो हाइड्रेट्स है इनकी होती है इनडेफिनिट कंपोजिशन, यानी उनकी कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती, दे आर ऑफ इनडेफिनिट कंपोजिशन, और उनको साथ में होता है मेटालिक लस्चर, चमक इनकी होती है मेटालिक लस्चर,
मेटालिक लस्चर। तो देखा गया है कि उनको मेटालिक लस्चर होती है और साथ में आप देखेंगे इनकी इंडेफिनिट कंपोजिशन भी होती है। तो अब ज़रा आप देखिए कि ये कैसे बनते हैं। देखा गया है कि जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, उनके अंदर एक खास बात देखी गई है कि जब उनके मतलब एलिमेंट्स का जो क्रिस्टल होता है, ऐसे सपोज मैं बनाऊंगा किसी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का क्रिस्टल, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एटम्स नज़र आएंगे लाइक दिस। जो उनका क्रिस्टल होता है उनके मतलब क्रिस्टल में आप पाएंगे ऐसे मतलब एटम्स को, और वो इस तरह से होते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आएगा कि उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप्स होती हैं, दीज गैप्स, आप देखिए गैप्स, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज वाइडस, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज वाइडस। इनका एक और नाम है इंटरस्टाइसिस, एक और नाम इनका है इंटरस्टाइसिस। तो ये जो मतलब इनके जो होते हैं वाइडस, इनके अंदर बैठता है हाइड्रोजन। तो इसको मैं दिखाऊंगा एक और कलर से, थोड़ा आपको नजर आएगा, ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। इनके अंदर बैठता है हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इनके अंदर बैठता है इन वाइडस के अंदर, तो उस वक्त आप देखिए आपके पास क्या रहेगा। एक तो क्रिस्टल आपका है जो आपके साथ है ही, किसका, जो ट्रांजिशन मेटल है या एफ ब्लॉक है उसका जो क्रिस्टल है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर कौन दाखिल हो गया, हाइड्रोजन। तो इन वाइडस में या इन इंटरस्टिशियस में तो मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इस तरह से इनके बनने का मसला है। तो मोस्टली इसी तरीके से बनते हैं कि जो भी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं, जो उनके बीच में वाइडस होते हैं, जो इंटरस्टाइसेस होते हैं, उनके अंदर जो गैप है वो गैप हाइड्रोजन को बिल्कुल मतलब फिट होती है। और हाइड्रोजन का इस तरह इनके अंदर घुसना, तो इन मेटल्स के अंदर इसको बोलते हैं ऑक्लूजन, इसको बोलते हैं ऑक्लूजन। एंड हाइड्रोजन जो यहाँ पर ऑक्लूड हो गया उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो एक खास किस्म की एड्जॉर्प्शन है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। यानी किसी चीज़ को अगर दूसरी चीज़ अपनी सरफेस पर लाएगी और अपनी सरफेस पर उसको चिमटाएगी, उसको सरफेस पर अट्रैक्ट करेगी, तो अंदर नहीं लाएगी, सिर्फ सरफेस पर लाएगी, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। नॉट एब्जॉर्प्शन बट एड्जॉर्प्शन, सरफेस पर। और यहाँ पर वही मामला होता है कि सरफेस पर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो वाइडस होते हैं उनके अंदर फंस जाता है हाइड्रोजन, और हम बोलते हैं कि यहाँ पर हो गई एड्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं ऑक्लूजन। तो इस तरह से यहाँ बनता है कौन सा हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो एक और बात भी यहाँ बड़ी खास आपको देखनी है। अब इन वाइडस के बीच में एक एटम के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन होंगे, मतलब डी ब्लॉक का जो एटम है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का जो एटम है, उसके इर्द गिर्द जो वाइडस है उसमें कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखा गया है कि समटाइम्स जो एटम है और जो हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर मतलब होल नंबर रेशो उनका नहीं आता, होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो ये नहीं आता। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन स्टैकोमेट्रिक, दे आर नॉन स्टैकोमेट्रिक। तो कभी मोस्टली, ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको, मोस्टली तो यही ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन जो इर्द गिर्द है इस एलिमेंट के इर्द गिर्द, इस एटम के इर्द गिर्द, जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का जो एटम है, तो वो आपस में एक होल नंबर रेशो बेयर नहीं करते। तो ये मोस्टली होते हैं क्या, दे आर मोस्टली नॉन स्टैकोमेट्रिक। इसकी एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, आपको समझ आएगा। होल नंबर आप जानते हैं कि जब होल नंबर होगा 1:2, 1:3, 2:, दिस ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, आप ज़रा देखिए। अगर निकल हाइड्राइड बनेगा, देखिए कैसे बनता है निकल हाइड्राइड, लेकिन एच कितना है, 0.6 to 0.7। अब आप देख सकते हैं क्या ये होल नंबर रेशो है, आंसर नहीं, ये तो फ्रैक्शनल है। इसी तरह से पैलेडियम हाइड्राइड आप देखेंगे वहाँ रेशो कैसे बनता है, वो बनता है 0.6 0.8। इस तरह से टाइटेनियम हाइड्राइड बनता है 1.5 to 1.8। इसी तरह से जिरकोनियम वो बनता है जिरकोनियम हाइड्राइड, इसमें H बनता है 1.3 to 1.3 to 1.75, 1.75 to 1.3। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारों में आप देखेंगे एक होल नंबर का आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से इनको हम बोलते हैं नॉन स्टैकोमेट्रिक हाइड्राइड। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि स्टैकोमेट्रिक नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। स्टैकोमेट्रिक में हमारे सामने बिल्कुल है। इवन वी हैव द कॉपर हाइड्राइड, इवन वी हैव द सिल्वर हाइड्राइड, इवन वी हैव द इवन UH3 हाइड्राइड, ये भी हमारे पास
अवेलेबल है। और ये भी आप याद रखिए कि वी हैव दिस। लेकिन अगर आप डी ब्लॉक का गौर करेंगे, डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, आप देखिए ये अल्कली है 1, अल्कलाइन है 2, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, ये बन गया डी ब्लॉक। उसके बाद 13 के बाद हो गया अब बी ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देखिए डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं हाइड्राइड। तो देखा गया है कि जो ग्रुप्स है 7, 8 एंड 9, तो 7 ये रहा, इसको मैं क्रॉस करूँगा, इसको मैं एक क्रॉस करूँगा, इसको मैं क्रॉस करूँगा। 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो इन द पीरियोडिक टेबल इन 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। इसको याद रखना एंट्रेंस में बड़ा ज़रूरी है ये, इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप, नहीं बनाते हैं। ये रीज़न जहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करने हैं, ये नहीं बनाते हैं हाइड्राइड्स। और इसी तरह से जो ज़्यादा अच्छे बनाते हैं हाइड्राइड, तो 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 दे फॉर्म बेटर हाइड्राइड्स, दे फॉर्म बेटर हाइड्राइड्स, दे फॉर्म बेटर हाइड्राइड्स। ये भी आपको जहन करना है, 3, 4, 5 दे फॉर्म बेटर हाइड्राइड्स। और ये भी आपको याद रखना है कि जो ग्रुप 6 है उसमें सिर्फ बनाता है क्रोमियम हाइड्राइड, ओनली क्रोमियम, क्रोमियम वाली ये बनाता है हाइड्राइड। तो ये भी आप याद रख लीजिए। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके भी हाइड्राइड हमारे पास है। अभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हुई थी, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं हाइड्राइड और होता है MH2 to 3, तो उनको वहाँ बनते हैं MH2 to 3। तो इस तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो भी बनाते हैं, लेकिन उनकी भी होती है वेरिएबल कंपोजिशन, तो उनकी भी कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, उनकी भी होती है वेरिएबल कंपोजिशन। तो इस तरह से ये मामला हो गया किनका? ये मामला हो गया मतलब इंटरस्टेलर हाइड्राइड्स का या मेटालिक हाइड्राइड्स का। मैं फिर उसको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखिए ज़रा, इसको मैं नीचे लाता हूँ। तो मोस्टली इनको फार्म करते हैं ट्रेडिशनल एलिमेंट्स और करते हैं रेयर अर्थस, क्योंकि लेंथेनाइड उसको हम बोलते हैं यूजुअली रेयर अर्थस, क्योंकि वो कम ही पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। और ये भी आप याद रखें इंडिफरेंट कंपोजिशन है, मेटालिक लक्चर है, और मोस्टली इनको फार्म करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में होते हैं वाइड्स, तो उन वाइड्स को बोलते हैं इंटरस्टेटिस। तो उनकी उसकी जो गैप है वो फिट होती है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन वहाँ पर फंसता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूजन, और हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो चूँकि इसका नाम इंटरस्टेटाइस से वाइड है, तो जो हाइड्राइड यहाँ पर बनेगा उसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल हाइड्राइड। लेकिन ये भी आपको याद रखना, कभी कभी ये एलिमेंट जो है, ये एटम जो है हाइड्रोजन के साथ बियर करता है होल नंबर रेशो, या कभी नहीं करता। जब नहीं करता तो हम वहाँ पर बनता है नॉन स्टैकोमेट्रिक हाइड्राइड। और हमारे पास इसके एग्जाम्पल है निकल है, प्लेडियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है। तो मोस्टली ज़्यादा यही बनते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि स्टैकोमेट्रिक नहीं बनता। कॉपर केस में आपको मिलेगा, सिल्वर के केस में आपको मिलेगा, और यूरेनियम के केस में आपको मिल जाएगा। और अगर आप डी ब्लॉक की बात करेंगे 3 से लेकर वो 12 तक जाता है, तो 3, 4, 5 बेटर हाइड्राइड्स बनाते हैं, 6 में ओनली क्रोमियम, 7, 8, 9 जो है उसमें बिल्कुल नहीं बनता है हाइड्राइड, तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। तो ये भी आप याद रखिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हाइड्राइड बनाते हैं, मगर वो बनाता है रेंज कौन सी फार्मूला में, MH2 to 3, लेकिन उनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। उसके बाद ज़रा इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे, वो भी बहुत अहम ज़रूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, दे आर ग्रे टू ब्लैक। तो ग्रे टू ब्लैक ये होते हैं, ग्रे टू ब्लैक, और इनका होता है मेटालिक लस्चर, उनका लस्चर होता है, चमक होती है मेटल लस्चर। और दूसरा आप सुने, ये हार्ड होते हैं और होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों ना हो, क्योंकि ये मेटल्स बनाते हैं, तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कसरत तो होती है। और ये भी आपको याद होगा, अगर इनको हीट हम करेंगे, अगर हीट करेंगे तो जो भी हाइड्रोजन उन्होंने उनके अंदर है, जिसको ऑक्लूजन हुई है, वो बाहर आता है, तो हाइड्रोजन कम्स आउट, हाइड्रोजन कम्स आउट। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना, तो मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ दिस कैटेगरी, उनको वाटर अटैक नहीं करता, नॉट अटैक्ड बाई वाटर, इवन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वाटर उनको अटैक नहीं करता, इन किस्म के हाइड्राइड्स को। और अब लास्ट में जो बहुत अहम बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वो ज़रा आप सुने, वो बहुत अहम बात है, और इथे बिल्कुल मतलब पन्ने वस वंजी कर लिखित।
तो अब मसला ये रहा, अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे, यानी कैसा है इनका स्ट्रक्चर। तो पहले हम ये ख्याल करते थे कि हाइड्रोजन को मतलब ऑक्लूड करने के बाद, उसको ग्रैब करने के बाद, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद देयर इज़ नो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। लेकिन ये पहले हमारा आइडिया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और आज हम देखते हैं कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन, वैसे मैं एब्जॉर्ब लिखूंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आफ्टर एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इट चेंजेस। तो हाइड्रोजन मतलब जो है, जब वो इनके अंदर फंसता है तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि किन का चेंज नहीं होता। एक्सेप्ट इसमें ये है, ये भी आपको याद रखना है, निकल है, प्लेडियम है, सीरियम है और एक्टीनियम है, ये भी आपको याद रखना है। इनके बगैर जो भी आपको मिलेंगे, जो जब वो हाइड्रोजन को ऑक्लूड करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं, तो याद रखिए उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। और एक ख़ास बात मैं आपको बोलूँगा, जो आप यहाँ पर सुनेंगे आपको थोड़ा सा वो ये लगेगा, हालांकि इट इज़ ए बिट हायर कॉन्सेप्ट। तो इनके स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बहस आज तक हुई। तो जब हाइड्रोजन को ये ऑक्लूड करते हैं, दीज मतलब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, जब इनके अंदर होता है कौन, हाइड्रोजन जो ऑक्लूड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऑक्लूड हुआ है, तो इस पर आप गौर सुने, तो इस पर दो थ्योरीज हमारे पास है। एक थ्योरी ये कहती है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो देता है किनको, इस मेटल एटम को, तो वो मेटल एटम नेगेटिव चार्ज उसको मिलती है। ये एक थ्योरी है, इस पर भी फिर उसकी एविडेंसेस है कि हाइड्रोजन यहाँ पर होता है वो एज एच पॉजिटिव होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मेटल एटम को देता है जिसका एक क्रिस्टल है। लेकिन दूसरी एक थ्योरी ये भी है कि नहीं, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये दूसरी थ्योरी है और इसके सपोर्ट में भी एविडेंस है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है कि मेटल लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर होता है एज एच नेगेटिव, इस पर ज़्यादा सपोर्टिव हमारे पास एविडेंसेस है, तो हम आज इसी को ज़्यादा मानते हैं। और ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसी थ्योरी को हम कहते हैं कि यह मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर एक इशू था। अब यूज़ इनको कहाँ पर करेंगे, वायर दीज मतलब हाइड्राइड्स आर यूज्ड। तो ये भी आप याद रखिए कि जो होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, पहला यूज इनका ये होता है कि ये हाइड्रोजन के बहुत सारे वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसके लिए हमारे लिए बहुत ही मतलब अहम इसकी यूज़ है कि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन। और ये भी याद रखिए कि जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, अगर प्लेडियम को हम लेंगे कि कब करेगा प्लेडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, तो याद रखिए वो डिपेंड करता है कि प्लेडियम किस हालत में है। तो इसके लिए आप याद रखिए बहुत अहम फ्रॉम इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोलाइडल प्लेडियम, अगर प्लेडियम होगा किस फॉर्म में, कोलाइड में, फिर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा किससे, अगर प्लेडियम होगा जस्ट मतलब ऐसे, तो वो होगा प्लेडियम, अगर ऐसे होगा नॉट कोलाइडल फॉर्म, तो इसकी ज़्यादा है प्लेडियम की प्लेटिनम से, तो प्लेटिनम की ज़्यादा है गोल्ड से और गोल्ड की ज़्यादा है निकल से। तो ये आपको याद रखना है कि ये बनेगा इनका ऑर्डर जो हमारे पास एलिमेंट्स है। तो कोलाइडल प्लेडियम सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर, उसके बाद करता है नॉर्मल प्लेडियम, उसके बाद करता है प्लेटिनम, उसके बाद करता है गोल्ड, उसके बाद करता है निकल। तो ये सबसे अहम इसके यूज़ हमारे पास हैं कि अगर ये हाइड्राइड्स नहीं होते तो हाइड्रोजन को जो एब्जॉर्ब करने का मामला वो हमारे पास नहीं होता। तो दूसरा आप ये देखिए कि अगर हमारे पास कभी H2 होगा और D2 होगा और इन दोनों को सेपरेट करना है, तो यही यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम लाएंगे प्लेडियम जो हाइड्रोजन को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और ये D2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि गैप फिट्स ओनली हाइड्रोजन। तो हम इन दोनों को सेपरेट भी आराम से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन भी हम आराम से
इनके जरिए कर सकते हैं। तो इस तरह से दीज आर वेरियस यूजेस ऑफ दीज इंटरस्टिशियल आर द मेटालिक हाइड्राइड्स। तो अब लास्ट में जो हाइड्राइड हमारे पास होगा उनको बोलते हैं पॉलीमरिक, इनको बोलते हैं पॉलीमरिक, और उनका एक होना है पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स। और मोस्टली देखा गया है कि ये उन एलिमेंट्स में ये हाइड्राइड बनाने की एबिलिटी है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो होगा 1.4 से 2.0, 1.4 से 2.0। और वहाँ जिन एलिमेंट्स में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिलेगी वहाँ पर आपको मिलेगा पॉलीमरिक हाइड्राइड। तो कैसे होता है, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारे पास है BeH2। तो मैंने आपको बोला कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम दी मोस्टली फॉर्म दी कोवलेंट हाइड्राइड, बेसिकली ये बनते हैं पॉलीमरिक। इस तरह से इनमें के अंदर ये होता है। मैंने बोला आपको स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि एक पॉलीन्यूक्लियर एक मतलब मसला बनाते हैं। तो इस तरह से इनका होता है बेरिलियम, यहाँ पर भी आएगा बेरिलियम, यहाँ पर भी आएगा बेरिलियम। तो इनमें ऐसे मामला होता है। आप देखिए ये है H, ये है H, और यहाँ पर इनको मैं बनाऊँगा बोर्ड लाइन से, ये है H, ये है फिर बोर्ड लाइन, ये है H, इस तरह से यहाँ पर बोर्ड लाइन से ये है H, ये है H, और इस तरह से ये बनता है। तो इनमें वही मतलब ये डाइबोरिन में आपको ज़्यादा समझ अच्छी तरह से आएगा। और यहाँ पर दो किस्म के हाइड्रोजन बनते हैं, एक तो बनती है ये टर्मिनल हाइड्रोजनस, और ये बनते हैं बीच में ब्रिजिंग हाइड्रोजनस। तो ये एक वो चेन बनाते हैं लंबी सी, और इससे स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। दे आर कॉल्ड एज द पॉलीमरिक हाइड्राइड्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स। लेकिन उनमें ये ज़्यादा होता है जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस जो होगी वैल्यू वो होगा 1.4 से 2.0। तो नॉर्मली जो मतलब इनका मामला होता है ये नहीं रहते एज नॉर्मल मॉलिक्यूल्स। कुछ और मॉलिक्यूल्स में एबिलिटी है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एक पॉलीमराइज होते हैं, ये बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। इसी तरह ये अगर आप देखेंगे कि इसमें होता है, ये इवन होता है AlH3 में, तो वो भी मतलब पॉलीमराइज हो जाता है। इसी तरह से आपको मिलेगा मैग्नीशियम में, मैंने बोला मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये उसमें होता है। तो वो और स्टेबिलिटी के लिए इस तरह से उनमें है ये मतलब चांस, ये सब में ये नहीं होगा, उनमें है ये वो ऐसे स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई करेगा। बेरिलियम में देखा गया है, मैग्नीशियम में देखा गया है, एवं बोरान में देखा गया है, लेकिन सब में ये नहीं होगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली मसला है। तो मतलब जिसके लिए मतलब पॉसिबल है वही इस तरीके को इख्तियार करता है, वो एलिमेंट, वो हाइड्राइड, ताकि और स्टेबिलिटी उसको अचीव हो जाए। तो इस तरह से ये मसला क्लियर हो गया। दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड। अब लास्ट में जो यूज़ ऑफ हाइड्राइड आप देखेंगे, यूज़ कहाँ पर होगा हाइड्राइड, तो पहली यूज़ जो होगी उसकी, तो जो सैलाइन हाइड्राइड है हमारे पास पहले वाले, दे एक्ट एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वो बनते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सैलाइन हाइड्राइड्स। दूसरी यूज़ जो बनेगी, जो डाइबोरिन बनेगा, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, डाइबोरिन जिसकी फार्मूला है B2H6, वो तो बोरान का हाइड्राइड है। और याद रखिए वो एक रॉकेट फ्यूल, इसको हम रॉकेट फ्यूल की तरफ यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट इसको हम यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल। तो ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। और जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है, मेटेलिक हाइड्राइड्स है, तो ये भी आप याद रखिए, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको पढ़ेंगे आप TDC में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी फेमस एग्जांपल हमारे पास है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको वहाँ पर सर बोलेगा कि हाउ इट एक्ट्स एज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर हाइड्राइड्स एंड देयर टाइप्स। इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।